लेकिन दुर्भाग्य ये है मानक जी कि इतने सांसदों के टिकट काट देना और ज़्यादातर बाहर से ले लेना। 50 के करीब तो ऐसे नाम है जो 60 के करीब जो कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं, तो बीजेपी के कार्यकर्ता बेचारे कहाँ जाएंगे? मतलब उधर ही उठाते रह जाएंगे, कुर्सी लगाते रह जाएंगे। आलोक जी, आपकी सीट शेयरिंग फंसी हुई है, आपके उम्मीदवार फंसे हुए हैं, यूपी में भी आप नाम नहीं दे पा रहे अपने, वहां भी पता नहीं क्या चल रहा है, और आप सारा का सारा जो जिम्मा है वो आप बीजेपी पर डाल दे रहे हैं कि बीजेपी ऐसा करती है, बीजेपी वैसा करती है। आप बताइए, आप क्यों नहीं महाराष्ट्र में कर पा रहे, क्यों यूपी में सीट अनाउंस नहीं कर पा रहे, क्यों बिहार में गठबंधन का सीट शेयरिंग नहीं कर पा रहे? मानक जी, महाराष्ट्र में हमारा सीट शेयरिंग हो चुका है, ऑलमोस्ट तय है वो किसको कहाँ कैसे करना है, क्या करना है। दोस्तों, आज की डिबेट गोदी एंकर और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा के बीच होने वाली है, जिसमें गोदी एंकर को आलोक शर्मा ने जमकर खरी खोटी सुनाई, जिससे गोदी एंकर की भरी डिबेट में घनघोर बेइज्जती हो गई। तो दोस्तों, आज की डिबेट बहुत मजेदार है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। चलिए हम आपको आगे की डिबेट दिखाते। पिक्चर चालू करो बे। जी, चाहे गठबंधन बनाने की बात हो, सीट शेयरिंग की बात हो, या लिस्ट में अपने उम्मीदवारों के नामों के ऐलान की बात हो, बीजेपी और एनडीए आपसे बहुत आगे निकल गए, आप पीछे रह गए। अब तो बिहार भी इनका सुलझ गया बिल्कुल मसला, आपका बिहार भी फंसा हुआ है, महाराष्ट्र भी फंसा हुआ है। नहीं, वो तो देखिए अलायंस और सीट शेयरिंग वगैरह कुछ नहीं होती बीजेपी के लिए। ये तो दूसरों के पड़ोसियों के भी तोड़ लें। इनके पास तो ईडी सीबीआई है भाई, किसी अलायंस पार्टनर की हिम्मत है क्या कि वो चूं कर जाए? जब अभी वो पार्टी पासवान जी की तोड़ी थी, अब उनको 4 को तोड़ा था, अब उनको सबको बाहर कर दिया। तो इनके लिए राजनीति खेल हो गई है। राजनीति जिस ढंग से बीजेपी कर रही है वो पूरा देश देख रहा है। अलायंस हो, सीट शेयरिंग हो, जो बीजेपी चाहेगी वो हो जाएगा। किसी को वहां पर चूं करने की, बोलने की इजाज़त नहीं है। 195 लोगों की लिस्ट आती है और उसमें गडकरी जैसे सीनियर आदमी का नाम नहीं आता है। वो क्यों नहीं आता है, क्या मैसेज दिया जाता है, वो पूरा देश समझता है। दूसरी लिस्ट आई, मोदी जी अभी 3 दिन पहले परिवारवाद पे पूरा भाषण दे रहे थे, दूसरी लिस्ट आई सारी परिवारवाद वाली। अब पता नहीं नड्डा जी भी शायद लग रहा है आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो गए, कहाँ से पता नहीं कौन लिस्टें देकर चला जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है मानक जी कि इतने सांसदों के टिकट काट देना और ज़्यादातर बाहर से ले लेना। 50 के करीब तो ऐसे नाम है जो 60 के करीब जो कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं, तो बीजेपी के कार्यकर्ता बेचारे कहाँ जाएंगे? मतलब उधर ही उठाते रह जाएंगे, कुर्सी लगाते रह जाएंगे। कोई मेहनत करे ना करे सब बराबर हैं। और अगर ऐसा है कि वो अक्षम थे, तमाम जिन लोगों के टिकट काटे गए, तो स्वाभाविक है कि फिर तो मोदी जी को और बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि इतने सांसद आपके अक्षम थे, वो काम नहीं कर रहे थे, नॉन एफिशिएंट थे। ये देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है मानव जी। आलोक जी, आपकी सीट शेयरिंग फंसी हुई है, आपके उम्मीदवार फंसे हुए हैं, यूपी में भी आप नाम नहीं दे पा रहे अपने, वहां भी पता नहीं क्या चल रहा है, और आप सारा का सारा जो जिम्मा है वो आप बीजेपी पर डाल दे रहे हैं कि बीजेपी ऐसा करती है, बीजेपी वैसा करती है। आप बताइए, आप क्यों नहीं महाराष्ट्र में कर पा रहे, क्यों यूपी में सीट अनाउंस नहीं कर पा रहे, क्यों बिहार में गठबंधन का सीट शेयरिंग नहीं कर पा रहे? मानक जी, महाराष्ट्र में हमारा सीट शेयरिंग हो चुका है, ऑलमोस्ट तय है वो किसको कहाँ कैसे करना है, क्या करना है। मैं फिर कहूंगा आपको कि अभी इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ, आज तो अपॉइंटमेंट इलेक्शन कमिश्नर्स की हो रही है। तो इलेक्शन कमीशन हो, इलेक्शन बॉडीज हो, अलायंस पार्टनर्स हो, पूरे लोकतंत्र का जो मजाक बना दिया है बीजेपी ने, वो पूरा देश देख रहा है। सवाल हमसे पूछ रहे हैं महाराष्ट्र में अलायंस नहीं हुआ। मानक जी, आज सबसे बड़ा सवाल है कि इलेक्शन कमिश्नर्स आज किस तरह से अपॉइंट हो रहे हैं। ये इतना बड़ा सवाल है देश के सामने कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, उसके बाद आनन फानन में डिसीजन लिए जा रहे हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग भी नहीं होती है। बीजेपी घबराई हुई है। तमाम उनके जो इतना वो कर सकते हैं, उथल पुथल, बिहार में करो, हरियाणा में सरकार बदल दो, इलेक्शन कमिश्नर बदल दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सब चीज़ें मिलकर ये बता रही हैं कि बीजेपी का जाना तय है। और जब इतनी पावरफुल जो पावर का मिसयूज कर रही है सरकार, उसको हटाना है, तो हम एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। हम कहाँ किसको कैंडिडेट देंगे, नहीं देंगे, किससे अलायंस कैसे करेंगे। स्वाभाविक है कि इस समय पर तमाम शक्तियां पूरी तरह से नकारात्मक रूप में मोदी जी की सरकार के साथ खड़ी। ओके आलोक जी, आपकी तीसरी लिस्ट कब आएगी, थोड़ा बताइए ना। और क्या कमलनाथ जी चुनाव लड़ेंगे क्या? नकुलनाथ को उतारा है उन्होंने छिंदवाड़ा से, कमलनाथ जी लड़ेंगे क्या आलोक जी? देखिए, कमलनाथ जी एमएलए हैं वहाँ से, वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे वो तो कमलनाथ जी बेहतर बता सकते हैं। लेकिन कुछ राज्यसभा के हमारे सदस्य हैं, कुछ सीनियर लोग हैं, और वो शायद हो सकता है ना लड़ें। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट समय है हमारी पार्टी के लिए। एक एक कैंडिडेट हम बहुत सोच समझ के देंगे कि किस तरह से हराया जाए बीजेपी को। बीजेपी के कैंडिडेट्स तो सिटिंग एमपीज छोड़ के भाग रहे हैं, लोग टिकट वापस कर रहे हैं, और फिर उसकी जगह रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा है इनको। मुझे लगता है कि आज आधी बीजेपी तो कांग्रेस में जी गलत कह रहे हैं। पवन सिंह ने वापस नाम लिया था, लेकिन फिर से बोल दिया लड़ूंगा। और इधर दिल्ली में तो आपको पता ही है, सबका रिप्लेसमेंट मिल गया, गौतम गंभीर का मिल गया। परनीत कौर जो आपकी नेता थी वो बीजेपी में आई है आज। मानक जी, रिप्लेसमेंट नहीं है। मानक जी, ये रिप्लेसमेंट नहीं है, दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। आपने जिन सांसदों को रखा उनको क्यों हटाया? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए बीजेपी कि क्या दिल्ली में वो सांसद सारे नकारा थे? दिल्ली में बताएं कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई, कौन सा एक 200 बेड का हॉस्पिटल केंद्र सरकार ने बनाया? गुरु प्रकाश बोलिए भाई, पहले तो इलेक्शन कमीशन वाले पर जवाब दे दीजिए। आलोक जी कह रहे हैं अपनी मर्जी से चुन रहे हैं आप।
नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है मानक जी। और इलेक्शन कमीशन पे तो निश्चित रूप से बात होनी चाहिए। देखिए, आज तक इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति अकेले प्रधानमंत्री करते थे और पहली बार इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में नेता विपक्ष का भी हस्तक्षेप हो रहा है, यह स्वागत योग्य है। दूसरा, लोकतंत्र का मजाक। अभी हमारे साथी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का मजाक हो रहा है, तो इलेक्शन कमिश्नर पे तो मैंने आपको बता दिया। देखिए, आपने कहा दिल्ली में हमने कितने 200 बेड के अस्पताल बनाए, दिल्ली में हमने कितने विश्वविद्यालय बनाए। अमेठी और रायबरेली, मैं विनम्रतापूर्वक आपसे आग्रह करता हूं, अमेठी और रायबरेली की जनता को भी जरा यह बताना चाहिए, आपको जाकर के पूछना चाहिए कि इतने दशकों तक एक परिवार ने बिल्कुल वहां पे एक छत्र राज किया है। वहां आपने कितने 200 बेड के अस्पताल बनाए हैं, वहां आपने कितने विश्वविद्यालय बनाए हैं, वहां कितनी सड़कें बनाई हैं। अमेठी और दिल्ली की दूरी मात्र 500 किलोमीटर की नहीं, 500 वर्षों की हो गई है और शुद्ध रूप से एक परिवार का एक छत्र राज होने के कारण वहां ऐसी दुर्गति हुई है। और वही कारण है कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य आज हिम्मत तक नहीं कर रहा है कि अमेठी या रायबरेली से जाकर के अपना चुनाव का नामांकन कर दे। यह अच्छा है, यह भय, यह डर, यह खौफ अच्छा है। लोकतंत्र में 140 करोड़ लोगों का यह डर और खौफ होना चाहिए, यह जवाबदेही होनी चाहिए, यह अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि कम से कम पहली बार मानक जी हम यह बात कर रहे हैं कि 400 प्लस होगा कि नहीं होगा, सरकार रिपीट होगी कि नहीं होगी, अब विषय ही ये नहीं है, अब डिस्कशन इस पे हो ही नहीं रहा है। मोदी जी का तीसरी बार सरकार में आना इज अ राइटिंग ऑन द वॉल। अगर राइटिंग ऑन द वॉल है गुरु प्रकाश, तो क्यों इतने सारे उम्मीदवार बदले? आपको तो बिल्कुल वही मंत्रिमंडल, वही सारे के सारे सांसद लेकर उतरना चाहिए था। अगर आप कह रहे हैं जमीन पर कोई गुस्सा नहीं है हमारे सांसदों हमारी सरकार के खिलाफ, क्यों होलसेल में आप टिकट काट रहे हैं? हाँ मानक जी, बहुत अच्छा सवाल है। हालांकि आप एक परिपक्व राजनीतिक ऑब्जर्वर हैं मानक जी। 17 करोड़ की पार्टी है, अगर एक ही व्यक्ति 2 बार रहेगा, 3 बार रहेगा, तो हम लोग कहां जाएंगे? हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ता भी तो आगे आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? जो कार्यकर्ता है, जो मंडल का है, 17 करोड़ सदस्य हैं, सदस्य वही 543 लोकसभा में है, वही 250 राज्यसभा में है, तो 17 करोड़ लोगों को कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना होगा ना। विधानसभा सीमित है, विधान परिषद सीमित है, लोकसभा सीमित है, राज्यसभा सीमित है, तो लोगों को एडजस्ट करना होता है, दूसरी पीढ़ी का नेतृत्व आगे लाना होता है। ये बहुत ही स्वाभाविक और एक नैसर्गिक प्रक्रिया होती है भारतीय जनता पार्टी में। आज लगभग 250 के करीब नाम आ गए, सबका साथ सबका विकास कहते हैं, लेकिन एक माइनॉरिटी से एक भी कैंडिडेट उसमें से नहीं लेंगे। एक है शायद, आज परिवारवाद पर बड़े-बड़े भाषण तेलंगाना से एक है। मुझे नहीं दिखा है, हो सकता है कहीं पर रहा हो, लेकिन आज मैं देख रहा था मानक जी, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट आई है कल, सारे परिवारवादी लोग भर्ती कर लिए। वो येदुरप्पा वगैरह जो जिन पे भ्रष्टाचार के जितना बड़ा आरोप जिस पर लगा, उन्हीं को सबको शामिल कर लिया। भ्रष्टाचारी भी शामिल, चक्की पीसिंग भी शामिल, दूसरी पार्टियों के लोग भी शामिल, बदल भी देंगे, हटा भी देंगे। 10-10 साल जो रहे, परवेश वर्मा यहाँ थे, उनको पहले यूज़ किया उत्तर प्रदेश में कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, उनका सामान मत खरीदिए। यूज़ करते हैं, थ्रो कर देते हैं, डिवाइड एंड रूल। जिस सांसद की जितनी उपयोगिता वोट लेने के लिए हो, केवल उनका उतना काम है। आज जिस तरह से विधूड़ी जी थे, वो साउथ दिल्ली वाले, उनसे क्या क्या बयान दिलवा दिए संसद में, भड़वा कटवा और पता नहीं, मैं तो ले भी नहीं सकता अपने मुँह से। उनका जितना उपयोग था करके फेंक दिया। हम दो, हमारे दो की सरकार चल रही है। बीजेपी वाले बेचारे क्या करें? बीजेपी वाले जब केंद्रीय मंत्री जो है अपना पीएस नहीं रख सकते, तो किसकी हिम्मत है कि कोई टिकट में बोल जाएगा? सब ईडी, सीबीआई और पेगासस का कमाल है। मनोज तिवारी अकेले शायद उस गाने की वजह से बच गए, वो काफ़ी गाना फेमस हो रहा है, उसकी वजह से शायद बच गए वो। और वो दुग्गल जी जो थी, वो शायद मुझे लग रहा है कि अपने हस्बैंड की वजह से उनका टिकट कट गया। अरे भाई, सारे के सारे तो दागी आपकी पार्टी में है, अब नहीं हटाओगे तो क्या करेंगे? मीनाक्षी जी के साथ गलत हुआ। मीनाक्षी लेखी जी ने बस इनकी पोल खोल दी थी संसद में कि चुप रहो नहीं तो ईडी आ जाएगी। वो पोल खोलने के चक्कर में चली गई बेचारी, नहीं तो उनका टिकट तो होना चाहिए था। वो मंत्री थी केंद्र में। कमाल है, लेकिन आज बड़ी हमदर्दी आ रही है आपको मीनाक्षी लेखी पर, जो हमेशा आपके टारगेट पे रहती थी। दे दीजिए उनको टिकट, फिर इतनी हमदर्दी है आलोक जी तो उतार दीजिए। आपकी 3 सीटें दिल्ली की बाकी हैं अभी। किसको? मीनाक्षी लेखी को। किसको उतारने मानक जी? देखिए, हम मीनाक्षी लेखी जी को क्यों उतारने अपने यहाँ पर, अपनी पार्टी में? वो भाजपा में है, हम अपने यहाँ क्यों उतारने उनको? वो ईडी का डर देती थी हमें,